नमस्कार, मैं गौरव श्याल भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों का जो कोर्स प्रारंभ होने वाला है पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, उस कोर्स के अंतर्गत मैं आप सभी लोगों को पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन पढ़ाऊंगा, जिसमें पशुधन का मतलब होता है, पशुधन प्रबंधन का मतलब पशुओं को हम किस प्रकार से जो है व्यवस्थित कर सकते हैं तथा उनका किस प्रकार से प्रबंधन कर सकते हैं, जिसमें कुछ टॉपिक हैं, 26 कुल टॉपिक हैं, जिनमें आज मैं आप लोगों से 13 टॉपिकों के बारे में चर्चा करूंगा कि इन टॉपिक्स में है क्या क्या। सबसे पहले फर्स्ट वन पर बात करते हैं, पशुधन परिचय, महत्व एवं पशुओं से संबंधित विभिन्न आंकड़े। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे पशु हैं उनको प्राचीन काल से ही बहुत महत्व दिया गया है। पशुओं से हमें दूध उत्पादन तथा हम लोग खाल उत्पादन तथा इन सब का उत्पादन करते हैं तथा पशुओं से का प्रयोग सामान्यतः खेती किसानी इत्यादि में भी किया गया है। और पशुओं से हमें एक दूध इत्यादि भी मिलता है तथा पशुओं से प्राप्त होने वाले विशिष्ट पदार्थ से हम लोग उसका प्रयोग खेती में जो है खाद एवं पेस्टिसाइड के रूप में भी देखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो पशुओं के, जैसे इस पहले टॉपिक में आपके जैसे हमारे गाय हैं, भैंस है, इनके जो वैज्ञानिक नाम है, जैसे गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस होता है। तो इसमें जो है इनमें वैज्ञानिक नाम भी हैं, जैसे कि हमारे कार्नवान लिनियस में बताया था कि जो जीनस का पहला लेटर रहता है वो कैपिटल से तथा स्पीसीज का पहला अक्षर जो होता है वो स्मॉल से रहता है तथा इनको अंडरलाइन, जीनस को अलग और स्पीसीज को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। जैसे इसमें विभिन्न प्रकार के जंतुओं के वैज्ञानिक नाम वगैरह हैं, जैसे आपका देसी गाय का बॉस इंडिकस, विदेशी गाय का बोस टायरस, भैंस का बोस बोवेलिस और बकरी का कैप्रा हेरिकस और सिप का ओविसिरिस इत्यादि वैज्ञानिक नाम उनके दिए हुए हैं। तथा इसमें विभिन्न प्रकार के आंकड़े दिए हुए हैं, इनके बारे में धीरे धीरे चर्चा करें। कुछ के बारे में बताते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो भारत है यह दूध उत्पादन के मामले में प्रथम रहा है तथा, लेकिन जब बात करते हैं टोटल प्रोडक्टिविटी की, जो प्रति गाय की जो प्रोडक्शन है वो हमारे डेनमार्क का ज़्यादा है तथा अंडा उत्पादन में भारत की तीसरी रैंक रही है। तो धीरे धीरे इन टॉपिक पर धीरे धीरे हम चर्चा करते रहेंगे। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं पशुओं का सामान्य प्रबंधन व उनसे संबंधित आंकड़े। तो इनमें तमाम प्रकार के जो हैं आपके, सबसे पहले बात करते हैं काल फ्रेयरिंग है जैसे आपका, तो जैसे नवजात बछड़ा हुआ उसकी देखभाल करते हैं और ट्रीटमेंट, जो पशु बीमार रहे उनका ट्रीटमेंट वगैरह किया गया। वैक्सीनेशन हुआ। वैक्सीनेशन मतलब जैसे पशुओं को कोई रोग होते हैं तथा उनसे रोगों से, वायरल जो रोग हुए उनसे निदान के लिए हम लोग वैक्सीनेशन वगैरह कर देते हैं। हूफ ट्रिमिंग, जब खुरों का आकार जब सामान्य से अधिक बढ़ने लगता है तो पशुओं को जो खुरों को काट करके उनको एक सुनिश्चित आकार प्रदान किया जाता है जिससे उनको चलने फिरने इत्यादि में दिक्कत ना हो। तथा डिवॉर्मिंग, पशुओं को कीड़े की दवाई दी जाती है। तथा एजिंग, पशुओं की जो है सामान्यतः एज का निर्धारण किया जाता है। एज का निर्धारण जैसे आपके पशुपालक अपने फार्म पर जो है उसके जन्म से लेकर का रिकॉर्ड रखता है, उससे ज्ञात कर सकते हैं। दांतों के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं तथा जो सींग में बने हुए छल्लों के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। और अब बात करते हैं डिहॉर्निंग, सींग रोधन, जब सींग रोधन कर देते हैं जिससे पशुओं की सींगों को एक आकार मिल जाता है। तो ये सब है। अब बात करते हैं तथा उनसे संबंधित आंकड़े, जैसे एक टेबल के माध्यम से आपको हम बताएंगे आगे चैप्टर में कि जो गाय होती है तो उसके समूह को क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं, और बुफैलो के समूह को हर्ड कहते हैं। गाय का जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको काल्फ बोलते हैं तथा बुफैलो के बेबी को बुफैलो काल्फ बोलते हैं तथा उसके भेड़ के को लैम्ब तथा बकरी के को किड बोला जाता है। अब बात करते हैं पशुधन एवं कुक्कुट का आर्थिक महत्व। पशुओं से, जैसे हमें पता है कि हमें पशुओं से
जो है दूध उत्पादन होता है, दूध हमें पशुओं से प्राप्त होता है। जैसा कि जानते हैं कि दूध एक संपूर्ण आहार है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं तथा विटामिन जो सी की मात्रा है वो नगण्य के तक रहती है, बिल्कुल ना के बराबर रहती है। और बात करते हैं अंडा उत्पादन जैसे विभिन्न प्रकार की मुर्गे मुर्गियों के बारे में आगे हम बताएंगे आपको, तो उनसे अंडा उत्पादन किया जाता है। कुछ देसी नस्लें होती हैं, कुछ विदेशी नस्लें रहती हैं। खाल उत्पादन, पशुओं से हम खाल उत्पादित करते हैं। ऊन का उत्पादन वगैरह करते हैं। बोझा ढोने या आवागमन के लिए सामान्यतः जो है पशुओं का इस्तेमाल किया जाता था प्राचीन काल में संसाधनों के अभाव के कारण हम लोग जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सामान्यतः पशुओं पर ही जो है बैठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी पूर्वक जा सकते थे, तो जिससे जो है आसानी से यात्रा करने में भी सुगमता रहती तथा इसका प्रयोग जो है खाद वगैरह में भी किया जाता है। जैसा कि जानते हैं कि जो हमारे जो गोबर से जो प्राप्त होता है उसको खेत में डाला जाता है, उसको FYM कहते हैं, जिसे इसका फुल फॉर्म होता है फार्म यार्ड मैन्योर, जिसकी आपके खेत में 100 किलोग्राम की जो है इसकी ज़रूरत रहती है तथा जो भेड़ की जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है उसको भेड़ की मेगनी कहते हैं तथा ये सामान्यतः जो आपके FYM से भी जो है 4 गुना मात्रा जो है इसमें पोषक तत्वों की रहती है, जिससे जो है पैदावार में अधिक बढ़ोतरी मिलती है। अब बात करते हैं पालतू पशुओं तथा कुक्कुट के जो है विभिन्न बिंदुओं की पहचान पर। जैसे इसमें हम आप लोगों को एक चित्र के माध्यम से बताएंगे कि गाय का हम्प कहाँ पर है, पिन बोन कहाँ पर है, अयन कहाँ पर है और शोल्डर कहाँ पर है, मजल्स कहाँ पर है और जो आइज़ और जो बीच का जो भाग होता है अडर वगैरह ये सब कहाँ पर हैं, चित्रों के माध्यम से आपको हम बताएंगे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले गौवंश भेड़ बकरी की ये प्रमुख देसी एवं विदेशी नस्लें। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम लोग कि गौवंश की जो नस्लें रहती हैं इनमें आपकी देसी विदेशी दो होते हैं। तो देसी में जो आपकी होती दुधारू नस्लें जैसे आपकी गिर, सिंधी, डोगनी ये सब रहती हैं तथा जो आपकी वो भारवाहक नस्लें रहती हैं इनमें आपकी जो है मालवी, नाली इत्यादि नस्लें रहती हैं। और जो आपकी जो द्विकाजी नस्लें होती हैं, द्विकाजी नस्लों से हमारा यहाँ पर यह तात्पर्य है जिनका प्रयोग जो है सामान्यतः जो है आपके दुग्ध उत्पादन एवं भार दोहन के लिए दोनों के लिए प्रयोग होता है। इनमें आपकी हरियाणा, थार पारकर, काकरेज ये नस्लें रहती हैं। जैसा कि बताते हैं आपको कि काकरेज जो नस्ल होती है इसको सवाई चाल के नाम से भी जाना जाता है तथा गायों में गलकंबल पाए जाते हैं जिनका कार्य शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करना रहता है। अब बात करते हैं भैंस की नस्लों के बारे में बताएंगे। भैंस की जैसे आपकी नस्लें मुर्रा, भदावरी, रेड डेन ये सब नस्लें हैं, इनके बारे में आपको बताएंगे। भेड़ की देसी विदेशी नस्लें रहेंगी जैसे मेरिनो वगैरह ये सब नस्लें रहेंगी। अविकालीन अविवस्त्र जो CSWRI है जैसे सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अविकालीन टोंक राजस्थान में है, ये सब बताया जाएगा। और बकरी की नस्लें जैसे बकरी की देसी एवं विदेशी नस्लें के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको दी जाएगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले घोड़े, जैसे घोड़े आपकी हो गई काठियावाड़ी, मारवाड़ी और मणिपुरी, भूतिया, अरेबी, इन सब नस्लों के बारे में जो है नस्लों एवं लक्षणों के बारे में बताएंगे। घोड़े हो गए जैसलमेरी, बीकानेरी, इनके सबके लक्षणों के बारे में बताएंगे। सूअर हो गए, सूअर का जो हम लोग सूअर पालन करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य सामान्यतः जो होता है मांस उत्पादन के लिए होता है। बर्कशायर हो गए, वाइट यॉर्कशायर हो गए और इन सब के बारे में हम लक्षणों और के बारे में बताएंगे। कुक्कुट की देसी एवं विदेशी नस्लें जो विलुप्त हो गई प्रजातियां उनके बारे में बताएंगे। जैसे हमारी देसी नस्लों में आ गई आपकी कड़कनाथ हो गया और असील हो गया। असील का सामान्यतः जो है आप मुर्गों को लड़ाने वगैरह में प्रयोग इसका किया जाता है तथा जो आपकी कड़कनाथ हो गई इसको काला मासी के नाम से भी जानते हैं। ये काले रंग के मांस के लिए जो है उपयुक्त नस्ल है। अब बात करते हैं पशुओं को चिन्हित करने के बारे में बताएंगे। फिर पशुओं को चिन्हित करने के लिए टैटूइंग की जाती है, पशुओं को गोद दिया जाता है, ब्रांडिंग किया जाता है। जैसे आप जानते हैं ब्रांडिंग 2 प्रकार की होती है, कोल्ड ब्रांडिंग
और हॉट ब्रांडिंग। जो कोल्ड ब्रांडिंग आपकी रहती है उसके लिए हम सामान्यतः लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, और जो हॉट ब्रांडिंग होती है वो पशुओं को जो है केमिकल या गर्म क्षण के द्वारा पशुओं को जला दिया जाता है। अब जो हमारे जो पशु क्रूरता एक्ट जो 2009 में पारित हुआ था, इसके अंतर्गत जो हमारी जो हॉट ब्रांडिंग है उस पर रोक लग गई है, सामान्यतः कोल्ड ब्रांडिंग ही की जाती है। और आपकी पूंछ में घंटी बांधना, ईयर नोचिंग की जो सामान्यतः क्रिया होती है वो जो है सूरों में ही की जाती है। और फिर ये सब बताएंगे आपको। अब बात करेंगे पशुओं के जो है सामान्य तापमान, नाड़ी तथा श्वसन दर। जो सामान्य तापमान होता है पशुओं को सामान्य तापमान सामान्यतः जो है आपके थर्मामीटर पे ही जो है नापा जाता है, तो इसमें फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों पे ही जो है अंकित रहते हैं पैमाने। ये सामान्यतः जो है इसका प्रयोग जो है पशुओं के गुदादार में रेक्टम से दीवार को छूती हुई तिरछा जो है थर्मामीटर को लगा दिया जाता है। फिर 1 से 2 मिनट बाद जो है पशुओं को निकाल लेते हैं और उसको थर्मामीटर को पशुओं के शरीर से निकाल करके उसका टेम्परेचर देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो सामान्यतः जो गाय या भैंस होती है उनका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रहता है, ये इनका नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। और इसके नापने के लिए जो है 2 सूत्र दिए गए हैं। जैसे आपका C बराबर 9 × 5 बराबर 32 प्लस F, और जो सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को करने के लिए जो है F-32 × 5/9 से जो है फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदला जा सकता है। तथा अब बात करते हैं जो श्वसन दर होती है। श्वसन दर के लिए सामान्यतः जो 1 मिनट में किए गए हार्ट बीट को से श्वसन दर को नापा जाता था। नाड़ी की गति के लिए पशुओं की धमनी पर जो है उंगली को 2 मिनट के लिए स्पर्श करा दिया जाता है, जो है फिर उससे जो कंपन होता है उससे जो है नाड़ी की गति जो है कर ली जाती है। 30 को 2 से गुणा करके जो है दोगुनी कंपन गति ज्ञात कर ली जाती है। जब सामान्य से अधिक हो तो जब धमनी की गति सामान्य से अधिक हो तो इस कंडीशन को ट्रैकार्डिया तथा सामान्य से कम हो तो इसको ब्रैकार्डिया कहते हैं। अब बात करते हैं पशुओं का भार एवं माप ज्ञात करने के लिए। पशुओं के भार ज्ञात करने के लिए सामान्यतः जो आपका जो धर्मकांटा होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो पशुओं को सामान्यतः खड़ा करके उसमें ज्ञात किया जाता है। स्प्रिंग पेन जो एक होता है पेन के द्वारा सामान्यतः छोटे पशुओं के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। इसमें एक प्रकार का जो ये रहता है पेन, इसमें जो है जैसे चूहे इत्यादि को डाल दिया जाता है और उसके बाद जो उसके भार से जो है इसको निकाल लिया जाता है भार। अब एक सूत्र भी होता है जिसके द्वारा जो है क्या किया जा सकता है। जैसे पशुओं की जो है शरीर की लंबाई गुणे हार्ट ग्रोथ, अगर पशु जो है दूध देने वाला है तो उसको 2 से गुणा करके जो है 2 से गुणा करके 100 से भाग दे देते हैं। अगर पशु जो है द्विकाजी है तो उसको 2.5 से गुणा करके जो है पशुओं का भार ज्ञात किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि जो गाय, भैंस और भेड़, बकरी, इनमें सब में एज ज्ञात करने के लिए इनमें जो गौशाला इत्यादि होते हैं, फार्म हाउस वगैरह, तो इनमें रिकॉर्ड रखे जाते हैं। इसके द्वारा भी जो है पशुओं का जो है एज ज्ञात की जा सकती है। दांतों को देख करके एज ज्ञात की जा सकती है। और आपके जो दांत भी जो सामान्य प्रकार के स्थायी अस्थायी दांतों के अनुसार एज ज्ञात की जा सकती है। सींग में बने छल्लों के हिसाब से ये ज्ञात की जा सकती है। जैसे सींग में बने छल्ले होते हैं तो उनको जो है 2 से 3 से जोड़ करके उनकी एज ज्ञात की जा सकती है। क्योंकि जो है 3 वर्ष पर जो है एक छल्ला जो है बनता है, उसको 2 से जो है जोड़ करके पशुओं की एज ज्ञात की जा सकती है। तथा पशुओं को काबू करना, नियंत्रित करना। पशुओं को काबू करने के लिए सामान्यतः एक जो होती मोहेर, उसका प्रयोग किया जाता है। मोहेर, उसके बाद नाक का छल्ला रहता है। और जो है सामान्यतः पशुओं को काबू, जो बड़े पशु हैं उनको काबू करने के लिए रूफ और अल्टरनेटिव 2 मेथड होते हैं। इनको अप्लाई करके जो है उन पशुओं को काबू में किया जा सकता है। रूफ में आपके जो होता है वो 3 बार जो है पशुओं को जो है शरीर पर छल्ले बनाए जाते हैं, तथा जैसे एक छल्ला हो गया वो गर्दन से ले जाया जाता है, तथा एक जो पशुओं के मिड शरीर पर, तथा एक से जो है पशुओं को जो है पीछे शरीर से करके पैरों की तरफ खींच करके पशुओं को खींच करके आप पशुओं को आसानी से गिरा सकते।
गिरा सकते हैं। तथा अल्टरनेटिव में पशुओं के केवल एक छल्ला जो गर्दन में डाला जाता है, पैरों से निकाल करके पशुओं को उससे गिराया जा सकता है। तथा ट्रेविस वगैरह का भी प्रयोग किया जाता है। ट्रेविस का प्रयोग सामान्यतः पशुओं को जो है पीडी करने और पशुओं के बड़े ऑपरेशन वगैरह करने तथा पशुओं के जो है गंभीर रूप से इलाज करने के लिए जो है ट्रेविस इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। ट्रेविस सामान्यतः जो है आपके पतले पाइप और बांस इत्यादि की लकड़ी इत्यादि का बना हुआ होता है। अब गौवंश के लिए आदर्श भवन तथा गौशाला के लिए हमें जो है सामान्यतः जो है 2 प्रकार की गौशालाएं होती हैं, जो है लूज कन्वेंशियल सिस्टम और जो आपका लूज हाउसिंग सिस्टम, कन्वेंशियल हाउसिंग सिस्टम। लूज में जो आपका जो सामान्यतः गौशालाएं होती हैं उनको जो है अप्लाई किया जाता है। तो कन्वेंशियल में 2 प्रकार के होते हैं गौशालाएं बनाई जाती हैं, एक फेस टू फेस और टेल टू टेल मेथड में पशुओं को सामान्यतः खड़ा करके जो है एक पशुओं को नियंत्रित किया जा सकता है। अब गौशाला का जो है निर्माण, पानी की आवश्यकता तथा गोबर गैस। गौशाला के निर्माण के लिए हम सबसे पहले ये ध्यान देते हैं प्राकृतिक व्यवस्था। प्राकृतिक व्यवस्था के अंतर्गत हम ये देख लेते हैं कि पशुओं को जो है सूर्य का प्रकाश, हवा इत्यादि पानी आसानी से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और ज़मीन का मट्टी भी देख लेते हैं। सामान्यतः बलुई दोमट मिट्टी हो जो कि आसानी से जल को भी सोख ले और जिससे आसानी से उसमें चारा भी निकाला जा सकता है। उचित जल निकास होना चाहिए और सामान्यतः पानी की आपूर्ति भी आसानी से हो तथा मार्केट भी पास में हो, जिससे जो है डेयरी प्रोडक्ट को आसानी से मार्केट में पहुंचाया जा सके। अब बात करते हैं गोबर गैस उत्पादन। सामान्यतः जब गोबर की जो है अधिक मात्रा हो जाती है तो गोबर के जो है के अधिक से अधिक प्रयोग को जो है गोबर गैस में यूज कर लिया जाता है। इसमें सामान्यतः इस प्रकार के पिट बनाए जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे। इसमें गोबर को भर लिया जाता है, इसमें जो आपके डाइजेस्टर और ये सब होते हैं, इसमें सीधे सेलेरी डाली जाती है तथा इसमें जो आपके मीथेन का 55% भाग होता है, इसमें मीथेन गैस होती है तथा 44% कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूक्ष्म मात्रा में आपके CO2 और H2 और सल्फर इत्यादि जो हैं गैसें रहती हैं। नमस्कार, आप लोग आशा करते हैं